एसबीटी न्यूज स्टूडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे दर्शकों की भारी मांग पर आज एसबीटी न्यूज स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण मक्कड़। डॉक्टर मक्कड़ से हम जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारियां, सामान्य जीवन में हमारा खान पान कैसा हो, किस किस तरीके का आहार विहार रहन सहन हम अपनाएं कि परेशानी ना हो। डॉक्टर मक्कड़, आपका एसबीटी न्यूज स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम, एसबीटी न्यूज में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि रोजमर्रा में हमारे जीवन में खान पान किस प्रकार होना चाहिए जिससे कोई भी व्याधियां उत्पन्न ना हो। देखिए, हमारा एक बैलेंस डाइट का प्लान रहता है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह की खान पान की विधियां बताई, अगर उनको फॉलो करते रहते तो शायद आपको ये आज सवाल नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि हम उन चीज़ों को भूल गए, उस तरीकों को भूल गए। इसलिए आज हम उस तरफ चले गए हैं जहां हमें बैलेंस डाइट के बारे में बात करनी पड़ती है। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं एज ए डॉक्टर बात करूं, तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर आपके सारे तत्व, जो भी खाद्य तत्व हैं, वो एक बैलेंस तरीके से उचित मात्रा में आपके शरीर में जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि आपकी जो डाइट है उसका लगभग 45 से 60% या एवरेज इसको 50% मान लें, कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। लगभग 30% आपको फैट से मिलना चाहिए और 20% आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अगर ये आप अपने डाइट के अंदर रख लेते हैं तो उसको बैलेंस डाइट माना जा सकता है। एक सामान्य आदमी कैसे जाने कि वो क्या आहार उसमें ले कि वो बैलेंस्ड? देखिए, जब हम बात करते हैं फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको जो मिलते हैं वो बेसिकली जो मीठी चीज़ें आमतौर पे कहा जाता है, चाहे वो आप शुगर ले लें, गुड़ ले लें, रोटी जो हम खाते हैं, ब्रेड है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। जो फैट्स हैं वो घी, मक्खन, मलाई, क्रीम, इससे आपको प्राप्त होते हैं। और प्रोटीन जो है वो नॉनवेज मीट है, दालें हैं, चने हैं, सोयाबीन है, ये प्रोटीन के स्रोत रहते हैं। तो अगर हम अपने खान पान को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि उसके अंदर इन सब चीज़ों की उचित मात्रा हो, तो आप उसको स्वस्थ रहने का एक तरीका बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, जैसे कैलोरी मेंटेनेंस आजकल बहुत चला हुआ है युवाओं में खासकर, कि इतनी कैलोरीज ही सेवन की जाए, वो क्या चीज है, उससे जुड़ी क्या भ्रांतियां हैं? युवाओं के अंदर जो आजकल जो भ्रांतियां चल रही हैं वो प्रोटीन के बारे में ज़्यादा चल रही हैं। वो लोग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को साइड पे रख करके प्रोटीन्स के पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि बाद में कुछ डिफिशियंसीज बॉडी में रह जाती हैं। बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए फैट्स ज़रूरी हैं, बहुत सारे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, आपको विटामिन की कमी हो सकती है। एनर्जी आपको, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो तो आपकी एनर्जी आपको उतनी नहीं मिलेगी। प्रोटीन से आप मसल्स बना सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली बाद में मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो वैज्ञानिक तौर पर ये कहा गया है कि इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए, तो वो आपको ध्यान रख करके उसको भी साथ लेना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, युवाओं के अंदर प्रोटीन थोड़े ज़्यादा लिए जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स या वसा की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सबको उचित मात्रा में तो आपको लेना ही होगा। जैसा कि देखा जा रहा है आजकल जिम्स जा रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे एज ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जिम को विजिट करें, वहाँ पर सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो साइंस इस चीज़ को नहीं स्वीकार करती है कि आप खाली प्रोटीन्स लें। आपको एक बैलेंस डाइट तो लेनी ही होगी। आप प्रोटीन्स एक्स्ट्रा मात्रा में ले सकते हैं, और वो भी प्रोटीन्स, नेचुरल प्रोटीन्स अगर होंगे तो वो आपको फायदा देंगे। वो जो पाउडर्ड फॉर्म का प्रोटीन खुद प्रोवाइड जो करवा रहे हैं, उसके सोर्सेज का पता नहीं। अगर वो वेजिटेबल सोर्स या एनिमल सोर्स, नॉन सोर्स है, तो वो फायदा भी करते हैं, लेकिन वो भी एक मॉडरेशन के अंदर। कोई भी चीज़ आपको अगर उचित मात्रा में लेंगे तो ही फायदा करेगी। अगर आप उसको एक्सेस में ले रहे हैं तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना ही होगा। वेज फूड, नॉन वेज फूड, बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि हम आम लोगों में, आम भाषा में कहा जाता है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं
वो ये कहती हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स दोनों ही आपको उतना ही न्यूट्रिशन देते हैं, और ये एक गलत धारणा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है प्रोटीन्स के अंदर, कुछ विटामिन के अंदर रिच होता है, पर उसकी कमी आप अपने वेजिटेरियन फूड में दूर कर सकते हैं। बहुत सारा रॉ मीट के अंदर, रेड मीट जो है, अगर किसी वजह से आप रॉ कंज्यूम कर जाते हो तो वो कई सारी कैंसरस डिजीजेस को दे सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं तो हार्ट डिजीज का कॉज बन सकता है। अभी रिसेंट रिसर्चेस में था कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के अंदर हार्ट डिजीजेस का परसेंटेज ऑलमोस्ट 24% कम है जो नॉन वेज खाते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दालें हैं, चने हैं, सोया मिल्क है, ये अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से कहीं भी कम न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वो उनके पूरे सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट करेगा। और वैसी कौन सी चीजें हैं जो आप नॉन वेज में प्रोटीन के अलावा अगर हम कुछ और उसका? सोया मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन्स हैं वो यूज कर सकते हैं, दालें हैं, चने हैं, ये सब रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। अक्सर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि चलो कुछ और नहीं खा पा रहे हो तो अंडा खा लो, अंडा खाने से आपका सप्लीमेंट डाइट पूरा हो जाएगा। इस बारे में एग जो है इज रिच इन प्रोटीन, ऐसा जो भी नेचुरल एग्स हैं वो प्रोटीन्स में रिच होते हैं, तो आपको लेना चाहिए। कुछ भ्रांतियां पहले एग के लिए थी कि कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, हार्ट डिजीज करता है, तो अंडा नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्टडीज हैं कि अगर जो लोग एग्स खाते रहे और जिन्होंने एग्स नहीं खाए उनके अंदर हार्ट डिजीज का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो जो कोलेस्ट्रॉल आप एग के अंदर ले रहे हैं, इवन जो येलो पार्ट भी जो है जिसको अपने एग योक बोलते हैं, पहले कहते थे कि योक नहीं खाना चाहिए, बट अभी स्टडीज कहते हैं कि वो भी कोई इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो एग इज बेसिकली ए वेरी गुड न्यूट्रिशनल एलिमेंट जिसको आप ले सकते हैं। पुराने समय में डॉक्टर साहब ऐसा माना जाता था आपने अगर देसी घी खा लिया तो इट इज अ कंप्लीट डाइट। आज के जमाने में बिल्कुल उल्टा हो गया। हम देख रहे हैं कि देसी घी से लोग दूर भाग रहे हैं। अच्छा, घी खा लोगे तो मोटापा आ जाएगा या इस तरीके की जो चीजें हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साइंस एवर चेंजिंग है। पहले कुछ स्टडीज थी ऐसी जिन्होंने देसी घी को लेट डाउन किया। हमारे बुजुर्ग शायद सही थे जो कहते थे कि आपको देसी घी खाना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट जो विक्टिम है वो ये है कि देसी घी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि घी या तेल के लिए ये माना जाता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, ट्रांस फैट्स कम होने चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स कम होने चाहिए, और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो जो देसी घी है उसका मूफा एलिमेंट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एलिमेंट, वो काफ़ी अच्छा है। अराउंड 32% मूफा उसके अंदर है। और सेकेंडली जो क्राइटेरिया अच्छे ऑयल के लिए माना जाता है कि स्मोकिंग पॉइंट जो है ऑयल का ज़्यादा होना चाहिए। हाई स्मोकिंग पॉइंट वाले ऑयल या जो घी हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो देसी घी का स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा है। तो हाई स्मोकिंग पॉइंट देसी घी का है, ऑलिव ऑयल का है। तो ये ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, दे आर लेस इन कोलेस्ट्रॉल एंड रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो देसी घी भी मॉडरेट अमाउंट के अंदर, एक्सेस नहीं, एक्सेस किसी भी चीज़ के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आप इसको रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आज एक चलन का सवाल चल पड़ा है, जैसे कि हम बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि टेकिंग एल्कोहल आइदर अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो हम आपकी नजरिए से जानना चाहेंगे कि एल्कोहल या वाइन का कंजप्शन सेहत के लिए किस तरीके से? देखिए, मैं एक बार फिर अपनी वही बात दोहराऊंगा, मॉडरेशन इज द की। कोई भी चीज़ अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, उचित मात्रा में लेते हैं, तो नुकसान नहीं करती है। खाने की चीज़ जितनी भी दुनिया में बनी है, अगर आप उसको उचित मात्रा में लेंगे तो बनी खाने के लिए, तो नुकसान करेंगे नहीं। जब भी आप एक्सेस में लेंगे तो बुरा होगा। जो अल्कोहल है वो भी अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट हम इसको यहाँ कहेंगे कि जो कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने क्राइटेरियाज दिए हैं कितना अगर आप लेते हैं तो सेफ है, लेकिन वो भी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, अलग अलग बॉडी बिल्ड के लिए, अलग अलग क्लाइमेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर वीकली, हफ्ते में 5 दिन, वो कहते हैं कि 2 दिन आप अल्कोहल नहीं लें, हफ्ते में 5 दिन अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अराउंड 3 to 4 पैक ऑफ 30 ml यू टेक इट की अराउंड 120 ml के आसपास अगर आप पर सिटिंग में लेते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। ये नहीं कि उसको लेना जरूरी है और वो नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, पर अगर आप लेते हैं तो यू शुड मॉडरेट योर सेल्फ टू दिस मच अमाउंट, कि आप 3 या 4 छोटे पैक, जो 30 ml का पैक माना जाता है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन लेते हैं
तो अराउंड 10 से 15 वो पैक आप पूरे हफ्ते में ले सकते हैं, जो आपकी सेहत को शायद नुकसान नहीं पहुंचाए। वो किसी भी बीमारी से डील करने का एक हेल्दी सप्लीमेंट हो सकता है? ऐसा नहीं है, अल्कोहल इज नॉट अ ड्रग, नॉट अ मेडिसिन। वो आपका सोशल ड्रिंक है जिसको आप लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसको लेने से कि आपकी बीमारी ठीक हो। आजकल कहा जाता है जैसे कि नमक और चीनी जहर है, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि नमक कम से कम, सफेद जहर है ये नमक, चीनी, मैदा। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बात वहीं से शुरू होगी कि एक्सेस नहीं लेना है, लेकिन बॉडी के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, नमक भी उतना ही ज़रूरी है। आप नमक को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। अराउंड 2300 मिलीग्राम सोडियम, नमक नहीं सोडियम, आपको पर डे मैक्सिमम चाहिए। और वो 2300 मिलीग्राम नमक जो है वो हमारे लगभग 1 चम्मच यानी 5 ग्राम नमक के बराबर होता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो 5 ग्राम नमक रोज ले सकता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको उसको कम मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस नमक को बंद कर देंगे। अगर आप नमक कम करना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ नमक तो हमारे साथ पानी में भी चला जाता है, दूसरी चीज़ों में भी चला जाता है। तो नमक एक्स्ट्रा ना लें, लेकिन लगभग 2.5 से 5 ग्राम नमक तो आपको रोज का रोज लेना ही लेना है। और जहाँ तक शुगर की बात है, तो जो रिफाइंड शुगर है, वाइट शक्कर जो हम बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी जो कॉम्प्लेक्स शुगर आपको लेनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो फ्रूट्स में होती है, कोई भी फ्रूट आप यूज़ करते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर आपको मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स दूसरा भी है, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, तो वो शुगर्स नुकसान नहीं करती हैं। स्वीट शुगर जो वाइट शुगर है वो कुछ हद तक आपको कम मात्रा में लेनी चाहिए। मैदा, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लगभग सभी डिशेस में आप उसे देख पाते हैं, तो क्या वो भी इस तरीके का कोई नुकसानदायक एलिमेंट? मैदा रिफाइंड फ्लोर है, उसको आटे को छान करके आप यूज़ करते हैं, वो मैदा है। और जब आप आटा यूज़ करते हैं तो वो उसके अंदर फाइबर होता है, उसका जो छान होता है। इवन आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो तो आपको कहेंगे कि आटा जो है बिना छाने आपको यूज़ करना है। चोकर जो है अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत बढ़िया फाइबर है, वो आपके पेट को अच्छा रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से ठीक रखता है, आपके इंटेस्टाइन्स को जो है वो मोशन में रखता है। तो मैदा नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ डिशेस के अंदर मैदा यूज़ होता है, वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्रेड अगर आप यूज़ करते हैं, वाइट ब्रेड है, पाव है, बर्गर्स हैं, तो वो कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट्स हैं, वो आपको अल्टीमेटली पेट को उतना ठीक नहीं रखते हैं। रादर देन जो रोटी हम लोग खाते हैं, इंडियन रोटी खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्टिव होती है और आपको पेट को भी ठीक रखता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है एक हेल्दी डाइट के लिए, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। ब्राउन राइस या वाइट राइस या ब्राउन ब्रेड आप बाज़ार से लेकर के आएंगे तो आजकल उसके अंदर सिर्फ कलरिंग होती है, वो और कुछ नहीं होता है। वो कलरिंग है, उस कलरिंग का एक्स्ट्रा केमिकल आपके अंदर जा रहा है, जबकि उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, अगर आप उसी ब्रेड को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जो आपको वाइट ब्रेड में नहीं मिल रहा। तो रादर देन यूजिंग ब्राउन ब्रेड जिसके अंदर आप अननेसेसरी केमिकल्स ले रहे हैं, आपको वाइट ब्रेड ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग उस तरीके से नहीं है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उतना ही है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उतनी है, उसकी कैलोरी वैल्यू भी उतनी है, तो फिर आप उसको क्यों यूज़ करें? बेटर है हम गो फॉर वाइट ब्रेड। एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है, डायबिटिक पेशेंट जो है, अक्सर हम हर व्यक्ति को ये कहते हैं कि इंडिया में डायबिटिक डेथ्स ज़्यादा पाई जाएंगी आगे आने वाले कुछ और सालों के बाद, तो चीनी कम खाओ या चीनी मत खाओ, चीनी से डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा कुछ? चीनी से डायबिटीज नहीं होता, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चीनी नहीं खानी चाहिए। और जब मैं चीनी की बात करता हूँ तो चीनी ही है, जो केन शुगर, वाइट शुगर या गुड़ है, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो शुगर फ्रूट्स में है, जो शुगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एकदम चीनी बंद नहीं करनी है, बस आपको जो रिफाइंड शुगर है, जो सुक्रोज है बेसिकली, उसको बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बेसिक युवाओं में भी देखने को मिल रही है या बुजुर्गों में भी देखने को मिल रही है, कोई भी चीज़ हम जिसको शुरू कर रहे हैं, एक बार हम बहुत प्रचुर मात्रा में खाते हैं, फिर जैसे कि डाइट प्लान बता दिया या हम किसी जिम ट्रेनर के पास गए या किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से मिले, लाइक आजकल ऑनलाइन डाइटिशियंस बहुत सारे प्लान्स भेज रहे हैं,
एकदम से जब हम उन्हें बंद कर रहे हैं और फिर जब हमने वो डाइटिशियन का प्लान भी छोड़ दिया, 1 महीने 2 महीने के बाद हम पतले नजर आने लगे, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हम लोगों ने जब बात शुरू की थी तो इसी से शुरू की थी कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट में आपको फैट्स भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए। जब भी आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस आपकी बॉडी को ही अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो आप अच्छे डाइटिशियन हैं उनकी जब भी आप डाइट प्लान देखेंगे तो वो ये रेशियो फॉलो करते हैं। वहाँ पे आपके पास फैट भी होता है, आपके पास प्रोटीन भी होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। होता ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट आपने गेन कर लिया तो आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, फैट पार्ट थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दिया जाता है। रादर देन आपको डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया जाता है। आपकी जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है, जो आपकी कैलोरी नीड है, वो आपको लेनी ही होगी। आपको कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं बस ये ध्यान रखना है। जो कैलोरीज अगर आपको मान लीजिए आप प्रोटीन्स तो ले रहे हैं 5% जहाँ से और 80% आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो डाइटिशियन का काम सिर्फ ये है कि वो आपकी डाइट को एक प्लान बना के देता है कि इसमें इतना जितना आपको चाहिए जा रहा है, आप उसको फॉलो कर लेते हो। आप सोच रहे हो आप फॉलो कर ले, अगर आप खुद ही अपने घर पे एक प्लान बना लें तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ खास बात नहीं। गुड फैट या बैड फैट जैसी कोई चीज पाई जाती है? गुड फैट बैड फैट की बात मैंने अभी की थी आपके साथ जब ऑयल और घी की हम बात कर रहे थे। तो ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये 2 बैड फैट्स में आते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये गुड फैट में आते हैं। तो हमें वो चीज़ें जो इसमें रिच हों, जो मैंने पहले बात की थी, उनको अपना लेना चाहिए और दूसरे फैट्स को जैसे छोड़ देना चाहिए ताकि उसका नुकसान कम हो। युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप देश के कर्णधार हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एक बैलेंस डाइट के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ, अच्छे विचारों के साथ, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो होता है, आपकी सोच जो होती है, वो भी आपके शरीर को बनाने का काम करती है। उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग से कोई डाइट प्लान की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रूटीन एक्सरसाइज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, नॉर्मल खाना खाएं और पॉजिटिव विचार रखें तो बॉडी भी बनती है, आप भी बनते हैं और देश भी बनता है। तो आज हमारे साथ थे शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण मक्कड़। इनसे हमने साझा की सामान्य जानकारियां खान पान के बारे में, आपका संतुलित आहार कैसा हो उसके बारे में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एसबीटी न्यूज स्टूडियो में पधारने के लिए। अगले साक्षात्कार के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें।